तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हमारे पास मानव पाचन तंत्र पर कुछ बेहतरीन और कह सकते हैं बहुत विस्तृत नोट्स हैं। हाँ, एक ऐसा सफर जो असल में हम सबके अंदर हर रोज दिन में कई बार होता है। बिल्कुल, बिना सोचे समझे। पर जब हम सोचते हैं कि कैसे एक रोटी का टुकड़ा हमारी सोच और हरकतों को ऊर्जा देता है, तो ये किसी जादू से कम नहीं लगता। आज हम इसी जादू के पीछे का विज्ञान समझने वाले हैं। सही कहा। तो हमारा मिशन है इस जटिल प्रक्रिया की हर परत को खोलना, इसे आसान और यादगार बनाना। चाहे कोई इसे अपनी जानकारी के लिए समझ रहा हो या फिर किसी परीक्षा की तैयारी के लिए। तो शुरुआत कहाँ से करें? पहले कदम से, भोजन आखिर है क्या? हमारे नोट्स की शुरुआत इसी मूल बात से होती है। भोजन मतलब जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत। इसमें 3 मुख्य सितारे हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट यानी तुरंत ऊर्जा, प्रोटीन जो शरीर बनाते हैं, बिल्कुल, बिल्डिंग ब्लॉक्स। और वसा जो ऊर्जा का भंडार है। और इनके साथ कुछ सहायक कलाकार भी हैं, है ना? जैसे विटामिन और खनिज लवण। हाँ, इनकी जरूरत कम मात्रा में होती है, लेकिन इनके बिना शरीर का काम चल ही नहीं सकता। और हाँ, पानी। पानी तो हम अक्सर भूल ही जाते हैं। जबकि ये शरीर की हर रासायनिक प्रक्रिया के लिए और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बेहद जरूरी है। और यहीं से पाचन का असली मतलब सामने आता है। बिल्कुल, ये सिर्फ भोजन को निगलना नहीं है, ये उन जटिल पोषक तत्वों को, मतलब रोटी में मौजूद स्टार्च या दाल में प्रोटीन को, इतने सरल रूपों में तोड़ने की प्रक्रिया है कि हमारा शरीर उन्हें सोख सके और इस्तेमाल कर सके। हाँ, मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे काम लायक मॉलिक्यूल्स में बदलना। नोट्स में लिखा है कि ये 2 तरीकों से होता है, यांत्रिक और रासायनिक। इसे ऐसे समझिए, यांत्रिक मतलब भोजन को भौतिक रूप से तोड़ना, जैसे हम दांतों से चबाकर करते हैं। अच्छा। और रासायनिक पाचन का मतलब है एंजाइम नाम की छोटी छोटी मॉलिक्यूलर कैंचियों का इस्तेमाल करके भोजन के अणुओं को काटना। और ये दोनों साथ साथ काम करते हैं। हमेशा। ठीक है, तो अब पाचन तंत्र के बड़े नक्शे को देखते हैं। इसके 2 मुख्य हिस्से हैं, आहार नाल और सहायक ग्रंथियां। आहार नाल को आप एक लंबी घुमावदार ट्यूब या एक फूड टनल समझ सकती हैं, जो मुंह से शुरू होती है और गुदा पर खत्म होती है। भोजन इसी रास्ते से गुजरता है। और सहायक ग्रंथियां क्या हैं? जैसे लार ग्रंथियां, लिवर, अग्न्याशय, ये इस टनल के बाहर हैं। बिल्कुल। अगर आहार नाल एक असेंबली लाइन है, तो ये ग्रंथियां वे फैक्ट्रियां हैं जो उस लाइन पर काम करने के लिए जरूरी केमिकल, मतलब रस और एंजाइम्स सप्लाई करती हैं। वाह, ये एक बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। तो चलिए इस असेंबली लाइन के पहले स्टेशन से शुरू करते हैं, मुंह। यानी मुख गुहा। यहाँ हमारे पास है दांत और जीभ। हाँ, और नोट्स में दांतों के लिए कुछ भारी भरकम शब्द हैं, जैसे गर्तदंती और द्विबारदंती। इनका क्या मतलब है? ये शब्द सुनने में मुश्किल हैं, पर इनका मतलब बहुत सरल है। गर्ददंती का मतलब है कि हमारे दांत जबड़े की हड्डी के सॉकेट या गड्ढे में मजबूती से धन से होते हैं। अच्छा, जैसे गमले में पौधा। बिल्कुल सही उदाहरण है। वो सिर्फ चिपके हुए नहीं है। और द्विबारदंती? द्वि मतलब 2। सही पकड़ा। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में दांतों के 2 सेट आते हैं। पहले दूध के दांत जो टूट जाते हैं, और फिर स्थायी दांत। एक वयस्क में 32। हाँ, 32 स्थायी दांत। और हमारे सारे दांत एक जैसे नहीं होते। नोट्स में 4 अलग-अलग तरह के दांतों का जिक्र है: कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। और ये विविधता ही हमारी खासियत है। हमारे दांत एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह हैं। अच्छा, कैसे? सामने के कृंतक, इंसाइजेस, काटने के लिए हैं, जैसे सेब। नुकीले रदनक, कैनिन्स, फाड़ने के लिए हैं। और पीछे के चौड़े दांत भोजन को पीसने के लिए हैं, चक्की की तरह। इसका मतलब हम सर्वाहारी हैं, ये हमारे दांत ही बताते हैं। बिल्कुल, दंत सूत्र 2123 2123 इसी व्यवस्था को दिखाता है। कमाल है। और जीभ, ये सिर्फ स्वाद के लिए तो नहीं है ना? स्वाद तो इसका एक काम है ही, स्वाद कलिकाओं की वजह से, लेकिन ये एक बहुत मजबूत मांसपेशी भी है जो भोजन को चबाते समय दांतों के बीच धकेलती है, उसे लार के साथ मिलाती है और फिर निगलने में मदद करती है। हाँ, ये पाचन का एक बहुत एक्टिव हिस्सा है। तो मुंह में भोजन को अच्छी तरह चबाने के बाद ये पहुंचता है ग्रसनी और फिर ग्रसिका में। ग्रसनी एक दिलचस्प चौराहा है, सही कहा ना? हाँ,
ये भोजन और सांस दोनों का कॉमन रास्ता है। और यहीं पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला होता है। ट्रैफिक पुलिस वाला? हाँ, एक छोटा सा ढक्कन जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब हम निगलते हैं तो ये ढक्कन सांस की नली को बंद कर देता है ताकि खाना फेफड़ों में ना चला जाए। और फिर भोजन एक पतली लंबी ट्यूब ग्रसिका से नीचे उतरता है। क्या ये सिर्फ ग्रेविटी से होता है? नहीं, ये काम गलतफहमी है। असल में ग्रसिका की मांसपेशियां एक लहर की तरह सिकुड़ती और फैलती हैं। अच्छा, एक लहर की तरह? हाँ, जिसे क्रमाकुंचन या पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ये इतनी शक्तिशाली है कि आप सिर के बल खड़े होकर भी कुछ खाएं तो भी भोजन आपके पेट तक पहुंच जाएगा। वाह, ये तो मुझे पता नहीं था। तो ये लहर भोजन को जे आकार के थैले यानी आमाशय में पहुंचा देती है। यानी हमारे पेट में? नोट्स में लिखा है कि पेट में बहुत शक्तिशाली एसिड होता है। तो पेट खुद को इस एसिड से कैसे पचा नहीं लेता? बहुत अच्छा सवाल है। पेट की दीवार पर म्यूकस यानी श्लेष्मा की एक मोटी परत होती है जो उसे अपने ही एसिड और एंजाइम से बचाती है। ये एक तरह की अंदरूनी शील्ड है। तो पेट का काम सिर्फ भोजन को स्टोर करना नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो भोजन को मथता है, एसिड से मिलाता है और यहाँ पर प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। पेट में भोजन को एक गाढ़े सूप जैसा बनाने के बाद असली जादू तो अब शुरू होता है। बिल्कुल, वो जगह है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम थोड़ा धोखा देता है ना, क्योंकि ये पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है। हाँ, लगभग 6 मीटर तक। ये हमारे पेट में बहुत सघन रूप से कुंडलित होती है। और इसके भी 3 हिस्से हैं, ग्रहणी, अग्रशुद्रांत और शुद्रांत्र। ग्रहणी यानी ड्यूडोनम में लिवर और अग्न्याशय से पाचक रस आकर मिलते हैं और मुख्य रासायनिक पाचन यही होता है। और बाकी के हिस्सों में? बाकी के हिस्सों में पचे हुए भोजन का अवशोषण मतलब सोखने का काम होता है। ठीक है। और जो कुछ पच नहीं पाता वो कहाँ जाता है? वो बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये छोटी आंत से चौड़ी होती है पर लंबाई में छोटी। और इसका मुख्य काम? इसका मुख्य काम है बचे हुए पदार्थ से पानी और कुछ लवणों को सोखना और अपशिष्ट को मल के रूप में ठोस बनाना। नोट्स में अंधनाल और कृमि रूप परिशेषिका मतलब अपेंडिक्स का भी जिक्र है। अपेंडिक्स का असल में काम क्या है? अंधनाल वो जगह है जहां छोटी और बड़ी आंत मिलती हैं। अपेंडिक्स को लंबे समय तक एक अवशेषी अंग माना जाता था जिसका कोई काम नहीं। लेकिन अब कुछ शोध बताते हैं कि ये हमारे गट के अच्छे बैक्टीरिया के लिए एक सेफ हाउस की तरह काम कर सकता है। बहुत दिलचस्प। अब वापस छोटी आंत की उस कुशलता पर आते हैं जिसके बारे में आप बात कर रही थी। नोट्स में आहार नाल की परतों का जिक्र है। हाँ, और यही छोटी आंत की सफलता का राज है। इसकी सबसे भीतरी परत म्यूकोसा सपाट नहीं होती। इसमें उंगलियों जैसे लाखों छोटे छोटे उभार होते हैं जिन्हें अंकुर या विली कहते हैं। और इन विली पर और भी छोटे उभार होते हैं जिन्हें माइक्रोविली कहते हैं, जो एक ब्रश बॉर्डर जैसी बनावट देते हैं। ये सब क्यों? इतनी जटिल बनावट? ये सब सतह क्षेत्र को अधिकतम करने के लिए है। अगर हम छोटी आंत को खोलकर समतल बिछा दें तो इन विली और माइक्रोविली की वजह से इसका कुल सतह क्षेत्र एक टेनिस कोर्ट के बराबर हो जाएगा। क्या? एक टेनिस कोर्ट हमारे शरीर के अंदर? हाँ, और इतनी बड़ी सतह ये सुनिश्चित करती है कि भोजन से पोषक तत्वों को सोखने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह मिले। तो हर विली के अंदर खून की पतली नलियों का जाल होता है। हाँ, केशिकाओं का, जो शुगर और अमीनो एसिड को सोखता है। नोट्स में एक और नाम है लैक्टियल। ये क्या है? इसे ऐसे समझिए, खून की केशिकाएं पानी में घुलने वाले पोषक तत्व ले जाती हैं, लेकिन वसा यानी फैट, वो तो तेल जैसा है, वो खून में नहीं घुलेगा। बिल्कुल। तो हर विली के बीच में मौजूद लैक्टियल एक विशेष पिकअप सर्विस की तरह है जो सिर्फ वसा को उठाकर लसिका तंत्र में डालता है जहां से वो बाद में खून में मिल जाता है। मतलब एक तरह का स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अब आते हैं अंत में उन सहायक ग्रंथियों पर आते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की असली केमिकल फैक्ट्रियां हैं। सबसे पहले लार ग्रंथियां। हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। लार सिर्फ भोजन को गीला नहीं करती, इसमें एक एंजाइम होता है जो मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। इसके बाद आता है यकृत यानी लिवर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ये शरीर का असली सुपर हीरो है। वजन लगभग 1.5 किलो। पाचन के लिए इसका मुख्य काम है पित्त यानी बाइल बनाना। और पित्त का काम क्या है? पित्त वसा के बड़े बड़े गोलों को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है जिसे पाइसीकरण कहते हैं। इससे एंजाइमों के लिए वसा को पचाना आसान हो जाता है। और ये पित्त पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में जमा होता है। हाँ, वहां ये जमा और गाढ़ा होता है।
और आखिरी ग्रंथि है अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज। नोट्स में इसे एक मिश्रित ग्रंथि कहा गया है। मिश्रित क्योंकि ये दो काम करता है। इसका बहिर्स्त्रावी हिस्सा सभी तरह के भोजन को पचाने के लिए शक्तिशाली एंजाइमों से भरा रस बनाता है, और अंतःस्त्रावी हिस्सा वो खून में शुगर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन जैसे इंसुलिन बनाता है। तो लिवर और अग्न्याशय दोनों के रस छोटी आंत की शुरुआती हिस्से ग्रहणी में पहुंचते हैं। क्या ये लगातार बहते रहते हैं? नहीं, और यहीं पर सिस्टम की बुद्धिमानी दिखती है। जहां इनकी वाहिनी ग्रहणी में खुलती है, वहां एक वाल्व या स्मार्ट गेटकीपर होता है, जिसे ओडी की अवरोधिनी कहते हैं। स्फिंक्टर ऑफ ओडी। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि ये शक्तिशाली पाचक रस केवल तभी छोड़े जाएं जब भोजन वहां मौजूद हो। वाह। कहानी का पहला अध्याय जाहिर है हमारे मुंह से शुरू होता है, और ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यहाँ सिर्फ चबाने का काम होता है, पर असल में पाचन का बिगुल यहीं बच जाता है। सही कहा। तो पहला काम तो दांतों का है, जिसे चर्वण या मास्टिकेशन कहते हैं। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। हाँ, लेकिन साथ ही हमारी जीभ उसे लार के साथ मिलाकर एक गीला चिकना गोला बनाती है, जिसे बोलस कहते हैं। हाँ, बोलस। और ये फिर निगलने के लिए यानी डिग्लूटेशन के लिए तैयार है। और हमारे स्रोत में एक बहुत अच्छा चित्र है जो दिखाता है कि कैसे भोजन नली की मांसपेशियां एक लहर की तरह से कुड़ती हैं। क्रमाकुंचन, है ना, पेरिस्टाल्सिस। जी, पेरिस्टाल्सिस। और इसी लहर से ये बोलस पीठ की ओर बढ़ता है। पर इसी दौरान असली केमिस्ट्री भी तो शुरू हो जाती है। बिल्कुल। लार यानी सलाइवा सिर्फ पानी नहीं है, इसमें सोडियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स तो हैं ही, पर दो बहुत खास एजेंट भी होते हैं। एंजाइम्स? हाँ, एक है लार एमाइलेज और दूसरा है लाइसोजाइम। यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। मतलब इससे पहले कि हम निवाला पूरी तरह निगले भी कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन शुरू हो चुका होता है। जी बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक लार एमाइलेज आलू या रोटी में मौजूद स्टार्च पर हमला कर देता है, और ये सब 6.8 के पीएच पर होता है, जो लगभग न्यूट्रल है। और कहते हैं कि करीब 30% स्टार्च तो मुंह में ही टूटकर माल्टोज में बदल जाता है। इसीलिए तो कभी रोटी के टुकड़े को देर तक चबाइए तो एक हल्की सी मिठास महसूस होती है। हाँ हाँ, सही कहा। वो मिठास यही माल्टोज है। जी, लेकिन लार का काम सिर्फ पचाना नहीं, बचाना भी है। जो दूसरा एजेंट है लाइसोजाइम, हाँ, वो क्या करता है? वो एक तरह का एंटीबैक्टीरियल सोल्जर है। भोजन के साथ आए हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। वाह, तो मुंह पाचन का गेटवे भी है और सुरक्षा की पहली दीवार भी। बिल्कुल। तो काटना, मिलाना, स्टार्च को तोड़ना और कीटाणुओं को मारना, ये सब कुछ ही सेकंड में हो जाता है। हाँ, और फिर क्रमाकुंचन की वो लहर उस बोलस को नीचे ले जाती है अगले स्टेशन की ओर, जो कि है पेट। जी, आमाशय। तो हमारा बोलसक बुर्ज नली से उतरकर एक एसिड के पूल में आ गिरा है, हमारा पेट। और यहाँ का माहौल मुंह से बिल्कुल ही अलग है। बहुत अलग, बेहद अम्लीय। हाँ। पेट की जो भीतरी दीवार है ना, वो सिर्फ एक थैली नहीं है, वो एक स्पेशल केमिकल प्लांट है। इसकी दीवारों पर होती हैं जठर ग्रंथियां, जिनमें 3 तरह के मुख्य वर्कर सेल्स हैं। अच्छा। पहले हैं श्लेष्मा कोशिकाएं। ये गाढ़ा चिकना श्लेष्मा या म्यूकस बनाती हैं, जो पेट की दीवार पर एक सुरक्षा कवच की तरह लिपट जाता है। सुरक्षा कवच मतलब पेट को खुद से ही बचाना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि जो दूसरे सेल हैं वो बहुत शक्तिशाली एसिड बनाते हैं। अच्छा। ये हैं भित्तीय या ऑक्सिंटिक कोशिकाएं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का स्राव करती हैं। ये इतना तेज होता है कि ब्लेड को भी गला सकता है। अगर म्यूकस की परत ना हो तो पेट खुद को ही पचाना शुरू कर देगा। कमाल है। ये कोशिकाएं एक और चीज बनाती हैं, नेज कारक या इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl का काम तो समझ में आता है, कीटाणुओं को मारना, एक एसिडिक माहौल बनाना। लेकिन ये नेज कारक क्या भला है? इसका काम बहुत खास है। आप नेज कारक को विटामिन B12 का बॉडीगार्ड समझिए। बॉडीगार्ड? हाँ, हम भोजन में कितना भी विटामिन B12 खा लें, अगर ये नेज कारक उसे पकड़कर आंत की दीवार के पार नहीं ले जाता तो शरीर उसे सोख ही नहीं सकता। मतलब वो बस बाहर निकल जाएगा। बस बाहर निकल जाएगा। और इसके बिना हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। तो ये एक VIP एस्कॉर्ट की तरह है। और तीसरे वर्कर सेल्स कौन से थे? तीसरे हैं मुख्य कोशिकाएं। ये एक निष्क्रिय एंजाइम बनाती हैं, पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन? जी, अब यहाँ असली एक्शन शुरू होता है। पेट का pH लगभग 1.8 होता है। बहुत ज्यादा एसिडिक। हाँ, तो ये HCl इस निष्क्रिय पेप्सिनोजिन पर काम करता है और उसे उसके सक्रिय रूप
पेप्सिन में बदल देता है। तो प्रोटीन के पाचन की कहानी पेट से शुरू होती है। बिल्कुल। एक बार पेप्सिन सक्रिय हो गया तो वो भोजन में मौजूद प्रोटीन की लंबी लड़ियों को काटना शुरू कर देता है और उन्हें प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स जैसे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जी। स्रोत में एक और मजेदार बात लिखी है नवजात शिशुओं के बारे में। हाँ, उनमें दूध को पचाने के लिए खास एंजाइम होता है, रेनिन। जी हाँ, रेनिन। ये दूध के प्रोटीन केसीन को दही जैसा बनाकर पचाने में मदद करता है। तो पेट में भोजन लगभग 4-5 घंटे तक रहता है ना? हाँ, और इस दौरान पेट की मांसपेशियां उसे मथती रहती हैं, एसिड और एंजाइम के साथ मिलाकर एक गाढ़े अम्लीय पेस्ट में बदल देती हैं। और अब ये बोलस नहीं रहा। नहीं, अब ये काइम कहलाता है। तो हमारा भोजन जो अब काइम बन चुका है, पेट से निकलकर उस जगह पहुंचता है जहां असली एक्शन होता है। पाचन तंत्र का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, छोटी आंत। बिल्कुल। और इस स्टेशन पर काइम का स्वागत करने के लिए 2 बड़े सहायक तैयार रहते हैं। एक तरफ से आता है यकृत से पित्त यानी बाइल, और दूसरी तरफ से अग्न्याशय से आता है अग्न्याशयी रस। पहले पित्त की बात करते हैं। पित्त यकृत में बनता है और पित्ताशय में जमा होता है। इसमें पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल ये सब होता है। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पित्त में एक भी पाचक एंजाइम नहीं होता। 1 मिनट, अगर इसमें एंजाइम ही नहीं है तो ये पाचन में मदद कैसे करता है? ये तो अजीब बात है। इसका काम कह सकते हैं मैकेनिकल है, केमिकल नहीं। ये वसा का एमल्सीकरण करता है। एमल्सीकरण? सोचिए, जब आप तेल लगे बर्तन धोते हैं तो साबुन क्या करता है? वो तेल की बड़ी बूंदों को हजारों छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। हाँ, बिल्कुल। पित्त लवण भी ठीक यही काम करते हैं। वे काइम में मौजूद वसा के बड़े गोलों को नन्ही बूंदों में तोड़ देते हैं। अच्छा, ताकि एंजाइम उन पर आसानी से काम कर सकें। बिल्कुल। उनका सरफेस एरिया कई गुना बढ़ जाता है और ये लाइपेज नाम के वसापाचक एंजाइम को सक्रिय भी करता है। बेहतरीन। तो पित्त एक तरह का डिशवॉशिंग लिक्विड है। अब दूसरे सहायक की बात करते हैं, अग्न्याशयी रस। स्रोत को देखकर तो लगता है कि ये एंजाइमों का खजाना है। ये खजाना ही है, एक मल्टीपर्पस टूल किट की तरह। इसमें हर काम के लिए औजार हैं। प्रोटीन को तोड़ने के लिए ट्रिप्सिनोजन, कार्बोहाइड्रेट के लिए अमाइलेज, वसा के लिए लाइपेज। यहाँ तक कि डीएनए और आरएनए को पचाने के लिए भी। जी, न्यूक्लियस। पर एक सवाल है। स्रोत कहता है कि ये ज्यादातर एंजाइम निष्क्रिय रूप में आते हैं। शरीर ये अधूरे औजार क्यों भेजता है? ये एक बहुत ही शानदार सुरक्षा सिस्टम है। सोचिए, अग्न्याशय खुद प्रोटीन और वसा से बना है ना? हाँ। अगर ये शक्तिशाली एंजाइम अग्न्याशय के अंदर ही सक्रिय हो जाएं, तो वे अपने घर को ही पचाना शुरू कर देंगे। अरे हाँ। इसलिए शरीर इन हथियारों को एक लॉक्ड अवस्था में बेचता है और इन्हें खोलने की चाबी होती है छोटी आंत में। और वो चाबी क्या है? वो चाबी है छोटी आंत की दीवार से निकलने वाला एक और एंजाइम, एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज। जी, ये मास्टर की है। जैसे ही काइम आता है ये निकलता है और ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल देता है। और फिर असली डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है। ये एक सक्रिय ट्रिप्सिन एक बॉस की तरह बाकी सभी निष्क्रिय अग्न्याशयी एंजाइमों को एक एक करके सक्रिय कर देता है। वाह, मतलब एक बहुत ही नियंत्रित डेमोलिशन प्रक्रिया है। एक मास्टर स्विच जो टीम लीडर को जगाता है और फिर वो लीडर पूरी टीम को काम पर लगा देता है। बिल्कुल। तो अब हमारे सारे एंजाइम सक्रिय हैं, काइम मौजूद है और छोटी आंत का माहौल भी अब क्षारीय है, लगभग 7.8 pH। जी, अब ये सभी एंजाइम काइम पर टूट पड़ते हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन का क्या होता है? पेट से जो प्रोटीन के टुकड़े आए थे उन पर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन काम करते हैं और उन्हें और भी छोटे, मतलब 2-2 अमीनो एसिड की लड़ियों में, डाइपेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का क्या? मुंह में तो सिर्फ 30% स्टार्च पचा था, बाकी 70% का क्या होगा? बचा हुआ सारा स्टार्च यानी पॉलीसैकेराइड अग्न्याशयी एमाइलेज द्वारा डाइसैकेराइड में तोड़ दिया जाता है। अच्छा, और वो वसा जिसे पित्त ने छोटी बूंदों में बदला था? उन बूंदों पर लाइपेज एंजाइम काम करता है। ये वसा को पहले डाइग्लिसराइड्स और फिर मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ देता है। यानी ग्लिसरॉल से जुड़ी हुई 2 या 1 फैटी एसिड की चेन। बिल्कुल। और अंत में भोजन में मौजूद न्यूक्लिक एसिड पर न्यूक्लियस काम करते हैं। वे उन्हें पहले न्यूक्लियोटाइड्स और फिर न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास डाइपेप्टाइड्स, डाइसैकेराइड, मोनोग्लिसराइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स हैं।
ये पहले से तो बहुत छोटे हैं, लेकिन शायद अभी भी इतने सरल नहीं कि खून में जा सकें। सही समझे। पाचन का काम लगभग पूरा है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा। हाँ, अब अंतिम प्रहार की बारी है। ये काम करती है छोटी आंत की अपनी स्पेशल फोर्स, जिसे आंत रस या सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। सक्कस एंटेरिकस? जी, इसे फाइन में फैच देने वाले एंजाइम होते हैं जो इन सभी अणुओं को उनके सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ देते हैं। तो ये फाइनल राउंड है, चलिए देखते हैं। डाइपेप्टाइड्स पर कौन सा एंजाइम काम करता है? उस पर काम करता है डाइपेप्टिडेज, और वो उन्हें उनके अंतिम रूप यानी अकेले अमीनो एसिड में तोड़ देता है। प्रोटीन की कहानी यहाँ पूरी हुई। और डाइसैकराइड्स का क्या, जैसे माल्टोस? माल्टोज को माल्टेज एंजाइम तोड़कर ग्लूकोज के 2 अणुओं में बदल देता है। और दूध की चीनी, लैक्टोस? लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है, और जब किसी में लैक्टेज की कमी होती है तभी उन्हें दूध नहीं पचता, जिसे लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। अच्छा, तो वो इसी एंजाइम की कमी से होता है? जी, और टेबल शुगर यानी सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। वाह! तो सारे कार्बोहाइड्रेट्स अंत में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या गैलेक्टोज जैसी सरल शर्करा में बदल जाते हैं। अब बचे न्यूक्लियोसाइड्स और मोनोग्लिसराइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स को न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम उनकी शुगर और बेस में तोड़ देते हैं। और वसा? और बचे कुचे डाई और मोनोग्लिसराइड्स पर लाइपेज एंजाइम आखिरी बार काम करके उन्हें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। और इसी के साथ छोटी आंत के शुरुआती हिस्से में पाचन की यह महागाथा पूरी होती है। बिल्कुल। भोजन का एक जटिल निवाला अब अपने सबसे सरल और सोखने योग्य रूपों में बदल चुका है। अमीनो एसिड, सरल शर्करा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। यही वो अणु हैं जिनका शरीर इंतजार कर रहा था। जी, अब वे छोटी आंत के अगले हिस्सों में सोख लिए जाएंगे और खून के जरिए पूरे शरीर में भेज दिए जाएंगे। हाँ, मतलब पाचन का आखिरी पड़ाव, अब शोषण। एग्जैक्टली। यहीं पर यह तय होता है कि हमने जो कुछ भी खाया उसमें से क्या हमारे काम आएगा। हमारे पास जो नोट्स हैं वो इस सफर के एक नक्शे की तरह है। अच्छा, तो चले फिर इस नक्शे का पहला पड़ाव देखते हैं, बड़ी आंत। मुझे हमेशा लगता था कि पाचन का सारा काम छोटी आंत में ही खत्म हो जाता है। हाँ, और ये बहुत आम गलतफहमी है। असल में बड़ी आंत वो पाचन के स्टेज का स्टार परफॉर्मर नहीं है। तो फिर? वो एक कुशल सफाई कर्मचारी और जल प्रबंधक की तरह है। यहाँ कोई बहुत महत्वपूर्ण पाचन क्रिया नहीं होती। अच्छा, तो मतलब जो खाना तोड़ने फोड़ने का काम है वो पहले ही हो चुका है। हाँ, वो सब छोटी आंत में निपट जाता है। बड़ी आंत के 3 मुख्य काम हैं। पहला और सबसे जरूरी काम है पानी का अवशोषण। पानी का अवशोषण। हाँ, छोटी आंत से जो पचा हुआ भोजन आता है ना, वो काफी तरल होता है। तो बड़ी आंत उसमें से ज्यादातर पानी, कुछ खनिज और अगर आपने कोई दवा ली है तो उसे सोख लेती है। ओके, और दूसरा? दूसरा, ये श्लेष्म यानी म्यूकस बनाती है। ये उस बचे हुए पदार्थ को चिकनाई देता है ताकि वो आसानी से शरीर से बाहर निकल सके। और तीसरा बिंदु तो यही है कि यहाँ कोई खास पाचन नहीं होता, एक तरह का चेकआउट पॉइंट है ये। बिल्कुल। और ये पूरी प्रक्रिया ये तंत्रिका संकेतों यानी न्यूरल सिग्नल से नियंत्रित होती है। हमारा दिमाग और पाचन तंत्र लगातार एक दूसरे से बात करते रहते हैं। कमाल है। अच्छा, इससे मुझे खाने के पैकेट पर लिखी कैलोरी की याद आती है। क्या ऐसा है कि जो पैकेट पर लिखा है और जो ऊर्जा हमें असल में मिलती है उसमें फर्क होता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। नोट्स में स्थूल मान और कार्यकी मान का जिक्र है, ये वही चीज है क्या? हाँ, वही है। देखिए, स्थूल कैलोरी मान या ग्रॉस वैल्यू वो ऊर्जा है जो किसी खाने को प्रयोगशाला में जलाकर निकाली जाती है। जलाकर? मतलब सच में? हाँ, एक बॉम्ब कैलोरीमीटर नाम की मशीन होती है। उसमें ये उस भोजन में मौजूद कुल ऊर्जा है, उसकी पूरी क्षमता। लेकिन हमारा शरीर तो कोई भट्टी है नहीं। सही बात है। तो कार्यकी मान या फिजियोलॉजिक वैल्यू वो ऊर्जा है जो हमारा शरीर उस भोजन से असल में निकाल पाता है, और ये हमेशा स्थूल मान से कम होती है। जैसे प्रोटीन के लिए यहाँ लिखा है स्थूल मान 5.65 है, पर शरीर को सिर्फ 4.0 ही मिलता है। इतना बड़ा अंतर? बहुत अच्छा सवाल है। इसकी वजह यह है कि हमारा शरीर प्रोटीन को पूरी तरह से नहीं जलाता। पाचन के बाद यूरिया जैसे कुछ उत्पाद बनते हैं जिनमें अभी भी ऊर्जा बची होती है, और वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अच्छा। इसलिए हमें उसकी कुल ऊर्जा नहीं मिल पाती। वसा और कार्बोहाइड्रेट के मामले में ये अंतर बहुत कम है। परीक्षा के लिहाज से जो कार्यकी मान याद रखने हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों के लिए 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, और वसा के लिए 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, तो पोषक तत्व बन गए, ऊर्जा मिल गई। अब सबसे बड़ा सवाल, ये हमारे खून में कैसे पहुंचते हैं?
या आंत की दीवार से कूदकर तो नहीं चले जाते होंगे? हाँ, नहीं, ये जादू नहीं, बल्कि फिजिक्स और बायोलॉजी का एक खूबसूरत मेल है। इसके मुख्य रूप से 3 तरीके हैं। 3 तरीके? हाँ, एक है निष्क्रिय परिवहन, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये ढलान से नीचे लुढ़कने जैसा है। जहां पोषक तत्व ज्यादा हैं, वहां से वो उस तरफ चले जाते हैं जहां वे कम हैं। इसमें कोई ऊर्जा नहीं लगती। ओके, और दूसरा तरीका? इसका उल्टा होगा, मतलब? सक्रिय परिवहन यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें आपको पहाड़ चढ़ना है। मतलब ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी? बिल्कुल, शरीर को एटीपी खर्च करनी पड़ती है। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ये सब इसी तरीके से अवशोषित होते हैं। और एक तीसरा तरीका भी है, सुसाध्य परिवहन, जिसमें कुछ मददगार प्रोटीन दरवाजे की तरह काम करते हैं। लेकिन वसा का मामला तो बिल्कुल अलग लग रहा है। ये मिसेल और काइलोमाइक्रोन, ये क्या बलाएं हैं? नाम तो बड़े अजीब है। और इनका काम भी किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं है। देखिए, वसा और पानी एक दूसरे के दुश्मन हैं। हाँ, वो तो है। वसा खून में घुल नहीं सकती। अगर वो सीधे खून में चली जाए तो हमारी नसों में तेल की बूंदें तैर रही होती, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता था। तो शरीर ने इसके लिए एक बहुत ही चालाक सिस्टम बनाया है। वो क्या है? पाचन के बाद जो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनते हैं, पित्त लवण उन्हें चारों तरफ से घेर कर एक छोटी सी गेंद बना लेते हैं। अच्छा। इसी गेंद को मिसेल कहते हैं। ये एक तरह की साबुन की गोली है जो तेल को पकड़कर आंत की दीवार तक ले आती है। तो मिसेल एक टैक्सी की तरह है जो वसा को आंत की दीवार के गेट तक छोड़ देती है। फिर अंदर जाकर क्या होता है? अंदर जाकर ये वसा फिर से जुड़ जाती है और शरीर उसे एक नए पैकेज में डालता है। इस वसा के ऊपर एक प्रोटीन की परत चढ़ा दी जाती है और इस नए पैकेज को काइलोमाइक्रोन कहते हैं। सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। वो क्या? ये काइलोमाइक्रोन सीधे खून की नली में नहीं जाता। अरे, तो फिर कहाँ? या पहले आंत में मौजूद एक खास लसिका वाहिका, जिसे लैक्टियल कहते हैं, उसमें दाखिल होता है। लसिका तंत्र एक तरह का क्वालिटी चेक सिस्टम है। वाह, मतलब ये सीधे खून में नहीं जाता, पहले लसिका तंत्र में घूमता है। हाँ, और फिर जाके खून में मिलता है। यह शरीर को वसा के अचानक झटके से बचाता है। ये तो शरीर की एक बहुत ही चालाक और सुरक्षित इंजीनियरिंग है। तो क्या हम कह सकते हैं कि पाचन तंत्र का हर हिस्सा एक स्पेशलिस्ट की तरह काम करता है? जैसे इस सारांश तालिका को देखें तो। बिल्कुल, यह तालिका एक बेहतरीन क्विक रिवीजन है। देखिए, मुख यानी मुंह में अवशोषण लगभग न के बराबर है, सिर्फ कुछ खास दवाएं। अच्छा, जैसे वो दिल के मरीजों को देते हैं जीभ के नीचे रखने वाली गोली। एग्जैक्टली, वो सीधे खून में चली जाती हैं, इसीलिए उनका असर फौरन होता है। इसके बाद है आमाशय यानी पेट। यहाँ पानी, सरल शर्करा और अल्कोहल का अवशोषण होता है। शायद इसीलिए शराब का असर भी इतनी जल्दी होता है। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं, लेकिन अवशोषण का असली सुपरस्टार है छोटी आंत। वो मेन हब है। हाँ, पाचन यहीं खत्म होता है और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अंतिम उत्पाद, सब कुछ यहीं से खून और लसिका में पहुंचता है। और अंत में बड़ी आंत, जहां से हमने बात शुरू की थी, वो बचा खुचा पानी, खनिज और कुछ दवाओं को सूखकर काम खत्म करती है। ठीक है, अब तक तो हमने इस बेहतरीन मशीन के ठीक से काम करने के तरीके को समझा, लेकिन जब इस मशीन में गड़बड़ी होती है तब क्या होता है? नोट्स में कुछ समस्याओं का जिक्र है, जैसे पीलिया या जॉन्डिस सीधे तौर पे हमारे शरीर के फिल्टर यानी यकृत या लिवर से जुड़ा है। लिवर से? हाँ, जब किसी वजह से लिवर ठीक से काम नहीं कर पाता तो खून में पित्त वर्णक, खासकर बिलिरुबिन नाम का एक पीला पदार्थ जमा होने लगता है। यही पदार्थ त्वचा और आंखों के सफेद हिस्से में जमा होकर उन्हें पीला कर देता है। अच्छा, और उल्टी? ये एक बहुत ही हिंसक प्रक्रिया है। शरीर ऐसा क्यों करता है? यह शरीर का एक सुरक्षा तंत्र है। हमारे मस्तिष्क के मेडुला में एक वमन केंद्र होता है। दिमाग में? हाँ, यह शरीर का इमरजेंसी इजेक्ट सिस्टम है। जब भी पेट में कोई जहरीली या खराब चीज पहुंचती है तो ये केंद्र सक्रिय हो जाता है और पेट की मांसपेशियों को जोर से सिकोड़कर सब कुछ बाहर फेंक देता है। और प्रवाहिका मतलब डायरिया और कोष्ठबद्धता मतलब कब्ज, ये तो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे लगते हैं। हाँ, ये दोनों पाचन तंत्र की टाइमिंग से जुड़ी समस्याएं हैं। डायरिया में पाचन तंत्र की ट्रेन बहुत तेज भागने लगती है। भोजन इतनी तेजी से निकलता है कि बड़ी आंत को पानी सोखने का मौका ही नहीं मिलता। और कब्ज में ट्रेन स्टेशन पर ही खड़ी रह जाती है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। इसमें आंत की गति धीमी हो जाती है और मल मलाशय में बहुत देर तक रुका रहता है, जिससे वो कठोर और शुष्क हो जाता है। और अंत में है
अपच यानी इंडाइजेशन, ये तो हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। हाँ हाँ बिल्कुल। ज्यादा खाना या बहुत मसालेदार खाना इसके आम कारण है। लेकिन ये जानना दिलचस्प है कि इसके पीछे सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि तनाव और व्यग्रता मतलब एंजाइटी भी एक बड़ा कारण हो सकते हैं। ये समस्याएं तो फिर भी आम है, लेकिन अब हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर आते हैं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। इसमें मरासमस और क्वाशियोरकर के बीच का अंतर, ये मुझे हमेशा कंफ्यूज करता है। ये एक बहुत जरूरी विषय है। चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। पहले बात करते हैं मरासमस की। इसे आप संपूर्ण भुखमरी की स्थिति समझ सकते हैं। संपूर्ण भुखमरी? हाँ, ये तब होता है जब भोजन में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की बहुत ज्यादा कमी हो। ये अक्सर 1 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है, खासकर तब जब उन्हें माँ का दूध जल्दी छुड़ाकर ऐसा भोजन दिया जाए जिसमें पोषक तत्व न के बराबर हों। इसके लक्षण क्या होते हैं? मतलब बच्चा कैसा दिखता है? इसमें शरीर ऊर्जा के लिए पहले अपने सारी चर्बी और फिर अपनी मांसपेशियों को ही खाने लगता है। नतीजा ये होता है कि बच्चा एकदम सूखकर हड्डियों का ढांचा रह जाता है, त्वचा ढीली और झुर्रीदार हो जाती है। ये तो बहुत भयानक है। और क्वाशियोरकर इससे अलग कैसे है? यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्वाशियोरकर में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की गंभीर कमी होती है, जबकि कैलोरी शायद बच्चे को मिल रही हो। सिर्फ प्रोटीन की कमी? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है बच्चा चावल, मक्का या आलू जैसी चीजें तो खा रहा हो जिससे उसे ऊर्जा तो मिल रही हो, लेकिन दाल, दूध, अंडे जैसा प्रोटीन नहीं मिल रहा। अरे, मतलब बच्चा खा पी रहा है, उसका पेट भी भरा हुआ लग सकता है, लेकिन फिर भी वो कुपोषण का शिकार है। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा लक्षण है शोथ यानी सूजन, ओडिमा। सूजन? वो क्यों? जब खून में प्रोटीन की कमी होती है तो खून की पानी को पकड़कर रखने की क्षमता कम हो जाती है। यह पानी रिस कर शरीर के ऊतकों में, खासकर पेट, हाथ और पैरों में जमा होने लगता है। इसीलिए बच्चे का पेट फूला हुआ दिखता है, जबकि उसकी मांसपेशियां अंदर ही अंदर खत्म हो रही होती हैं। ये तो वाकई बहुत धोखा देने वाली बीमारी है। हाँ, इसे डिसेप्टिव मैलन्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। राइट। अगर किसी को परीक्षा के लिए इन सब चीजों को याद रखना हो, तो वो कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, मुख्य बातों को दोहराते हैं। सबसे पहले अवशोषण। याद रखें कि छोटी आंत मुख्य केंद्र है। लेकिन बाकी अंगों को भी नहीं भूलना है ना? हाँ, जैसे मुंह में दवा, पेट में शराब और बड़ी आंत में पानी। दूसरा, वसा के स्पेशल डिलीवरी का रास्ता याद रखें। मिसिल, फिर काइलोमाइक्रॉन, और वो पहले लसिका की लैक्टियल में जाता है, सीधे खून में नहीं। परफेक्ट। ये सबसे अनोखी प्रक्रिया है। ऊर्जा मान और विकारों के बारे में क्या? ऊर्जा के कार्य की मांग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लिए 4 और वसा के लिए 9। विकारों में कनेक्शन याद रखें। पीलिया का संबंध यकृत से है और वमन का नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क के मेड्यूला में है। और अंत में कुपोषण, वो सबसे जरूरी अंतर। हाँ, बस एक लाइन में याद रखें। मैरास्मस मतलब प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी, शरीर सूख जाता है, सूजन नहीं होती। और क्वाशियोरकर मतलब सिर्फ प्रोटीन की कमी, जिसका मुख्य लक्षण सूजन का होना है। बिल्कुल सही। तो ये थी पाचन और अवशोषण की दुनिया की एक गहरी और विस्तृत पड़ताल।